हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर अकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए और स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बेसिकली होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, उनके लिए प्रैक्टिस सेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, ना तो कल ऐप पे क्लास हुई थी और ना कल पेड बैच पे क्लास हुई थी। कुछ ज़रूरी काम की वजह से मुझे जाना पड़े, जैसे कल मैंने क्लास को अनलिस्टेड करा दिया था। चलिए, तो आज बहुत ही धांसू तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और लगातार हमारा 5-6 दिन तक प्रैक्टिस सेट टीजीटी साइंस के लिए आएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस की बीपीएससी टीआरई 4.0, तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच भी है और टारगेट बैच भी है। जो बैच आप ज्वाइन करना चाहे वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संस्था का नंबर जैसे कि आप तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो आप देख लीजिए 96 28 95 92 37। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, कितना डिस्काउंट चल रहा है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोर्स ऑफ द डे है पीजीटी मैथ्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी या पीजीटी मैथ्स के लिए, तो आज का ये कोर्स ऑफ द डे है बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 1499 रुपये में। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, इसकी एक्चुअल प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस है 1499 रुपये। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी या पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर तो आप जानते हैं, कॉल करिए। अगर कॉल नहीं लगती है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर दिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। देखिए, स्वतंत्रता बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है और सभी विषयों के जितने भी कोर्सेस है सब उपलब्ध हैं। जैसे कोर्सेस आपके सामने हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, केवीएस, एनवीएस, डीटीएलएसबी, यूजीसी, यूकेएलटी, एचपीएससी। एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, किसी में भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37 या 8318489291। चलिए जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, टीजीटी साइंस का पहला क्वेश्चन। पेन और कॉपी निकालिए। होप वैसे आज तो क्वेश्चन की जो सीरीज होगी उसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे। ठीक है जी, तो आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव द सेम डी ब्रोई वेवलेंथ। प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल दोनों की डी ब्रोई वेवलेंथ सेम है। व्हाट इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम? अगर इनकी डी ब्रोई वेवलेंथ सेम है तो और इन दोनों का क्या सेम होगा? इनकी एनर्जी सेम होगी, इनका टाइम पीरियड सेम होगा, इनका मोमेंटम सेम होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से ऑप्शन मार्क करना स्टार्ट करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, डी ब्रोई हाइपोथेसिस आपको पता होनी चाहिए। डी ब्रोई गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने? मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। एवरी पार्टिकल पजेस वेव प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल पार्टिकल अपने अंदर वेव प्रॉपर्टी भी रखता है। और उन्होंने क्या रिलेशन बता दिया था? किसी पार्टिकल के मोमेंटम और किसी वेव की वेवलेंथ में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी उन्होंने स्थापित कर दिया था, जो डी ब्रोई इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए फटाफट से, अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की अगर वेवलेंथ सेम है तो इनकी और क्या सेम होगी? इनकी एनर्जी सेम होगी, इनका टाइम पीरियड सेम होगा, इनका मोमेंटम सेम होगा, या एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, या उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता? बताइए फटाफट बताइए भाई। आंसर सही मार्क करिए, गलत मार्क करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आंसर मार्क कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रयास तो कम से कम करना ही चाहिए आप लोगों को। गलत सही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन सी बहुत बड़ी आफत आ जाएगी अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो? बताइए बताइए फटाफट से बताइए भाई। इतना समय नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, वो भी इतने आसान क्वेश्चन में इतना समय क्यों लेना? डी ब्रोई वेवलेंथ, देखिए डी ब्रोई वेवलेंथ डी ब्रोई वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो उसके अंदर वेव प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो वेव बन जाता है। पार्टिकल, अ मूविंग पार्टिकल पसेस वेव पैरामीटर। और जब व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू ऐड अ कांस्टेंट कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। यहाँ पे हम क्या कौन सा कांस्टेंट ऐड करते हैं? प्लांक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोए वेवलेंथ। इसे बोलते हैं डी ब्रोए वेवलेंथ। ये है डी ब्रोए वेवलेंथ एंड एच इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, and this p is called momentum. p is called momentum and this Planck constant is a constant property। अगर दो पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है तो इनका और क्या सेम होगा? इनका मोमेंटम भी सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या? बताइए, इजी है। हाँ, तो आपने क्या आंसर दिया? टाइम पीरियड। वैभव यादव जी ने आंसर दिया है टाइम पीरियड। भाई ये तो रॉन्ग है, टाइम पीरियड क्यों सेम हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ एनी डी ब्रोई पार्टिकल की वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। इसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो पार्टिकल की वेवलेंथ सेम है तो प्लांक कांस्टेंट एच तो कांस्टेंट होता है। अगर वेवलेंथ सेम है तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी सेम होगा। सो द राइट आंसर इज मोमेंटम। अगर आपका आंसर मोमेंटम है तो इट्स अ परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, बताइए। टाइम पीरियड इज अ रॉन्ग आंसर, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड इसका आंसर नहीं है। ओके, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर होल्स कॉज्ड बाय? होल्स, एक छिद्र से क्या हो सकता है? कौन सा प्रकाश का ऐसा नेचुरल फिनोमिना हो सकता है छिद्र से? डिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत ही आसान है। छिद्र से प्रकाश का कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो हो सकता है? बहुत ढेर सारे प्रकाश के फिनोमिना होते हैं ना। कौन कौन से प्रकाश के फिनोमिनास होते हैं जरा बताइए फटाफट से। बताइए प्रकाश के कौन कौन से फिनोमिना हो सकते हैं? प्रकाश का फिनोमिना में एक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, डिस्पर्जन हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है? पोलराइजेशन हो सकता है। और बताइए फटाफट से क्या हो सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो सकता है, और कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमिना हो सकता है। अब आप कहेंगे सर रेनबो का फॉर्मेशन भी तो होता है। रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन बोथ रिस्पॉन्सिबल। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए रिफ्रैक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्पर्जन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। तो होप्स हो कि यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है, अब यहाँ पे बात समझ में आती है किससे? बताइए कि एक छिद्र है, एक छिद्र है, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण के रास्ते में आपने एक छोटा सा छिद्र बना दिया, एक होल बना दिया, एक कार्डबोर्ड है। ये क्या है? एक आपका कार्डबोर्ड है, और आपने एक छोटा सा इसमें क्या बना दिया है? छिद्र बना दिया है। तो लाइट रेस इस पे टकराएगी, टकरा कर इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी और इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। ये टकराएगी, टकरा के इसी पाथ वापस लौट जाएगी, फिर टकराएगी इसी पाथ पे लौट जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण यहां से पास होगी वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। तो अब ये मत कहिएगा कि बेंड कर जाएगी तो उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी कॉर्नर से या किसी एज से मुड़ती है तो उस प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का बताइए क्या बोलते हैं? विवरण। ठीक है, तो कौन सा होता है फिनोमेना? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है जब प्रकाश छिद्र से पास करती है। जब प्रकाश किसी छिद्र से पास करेगी तो कौन सा फिनोमेना होगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होगा। ये सारे फिनोमेना मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, ये प्रकाश की घटनाएं हैं। ठीक है जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं फटाफट आंसर मार्क करें सब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 2A, परफेक्ट आंसर। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के, गुड इवनिंग एवरीवन, न्यूटन के पहले नियम को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी। देखिए आंसर 3 का सी दिया है आंसर, प्रीति का आंसर थर्ड का सी है, बिल्कुल ठीक आंसर है प्रीति, थर्ड का आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप लोगों को आई थिंक नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा। चलिए सब आंसर मार्क करें। देखिए वैभव जी का भी आंसर आ गया, प्रीति का, गुंजा का, सबका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबका आंसर ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, ग्रुप में नोटिफिकेशन अभी आया है, हालांकि नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिल ही गया होगा ना, नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। चलिए तो देखिए द राइट आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है, किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है, तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पे बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। तो ये जो वस्तु की इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये हर एक पोजीशन, हर एक चेंजेस का रेसिस्ट करती है, मतलब अपोजिशन करती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जड़त्व, मतलब इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which resist any change of it. When the object is at rest, it will continue at rest, and when the object is in motion, it will continue at motion unless until a force is not required to displace its position. Is it clear? तो देखिए दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन का पहला नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको क्या क्या देता है। तो न्यूटन का बताइए पहला लॉ आपको क्या देता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपको देता है, बताइए फटाफट से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या देता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या देता है? न्यूटन का थर्ड लॉ देता है बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है। याद रखिएगा न्यूटन के लॉ को हम गैलीलियो का लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ समटाइम कॉल्ड गैलीलियोस लॉ। याद रखिएगा न्यूटन के लॉ को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं, गैलीलियो लॉ बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो साहब ने दिया था, इसलिए दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ। बहुत ही बढ़िया, नेचर ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही बोला, नेचर ऑफ फोर्स बोल सकते हैं या इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगर आपका आंसर लॉ ऑफ इनर्शिया है तो इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। होप सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम of molecule, 1 atom of molecule, 1 mole, more than one of the above, none of the above। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।
एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट होता है, बताइए किसमें? 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में, 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल में, 1 मोल में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। गुंजा जी का आंसर सबसे पहले आ गया, फोर्थ का सी। बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है गुंजा भट्ट जी की। वैभव यादव का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही एक्सेलेंट आंसर दिया है लोगों ने, बहुत ही अच्छा। भाई जितने भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं सब रिप्लाई करें, सब रिप्लाई किया करें। और ये टीजीटी साइंस वालों के लिए है, खासकर इस बात का ध्यान रखिएगा, पीजीटी वालों के लिए नहीं है, ये पीजीटीस वालों के लिए ये आज का प्रैक्टिस सेट नहीं है। हालांकि पीजीटीस वाले देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रीति जी का भी आंसर है 4 का सी, करेक्ट। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप जरूर से याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप क्या याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया शायद। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम molecular mass of any gram molecular mass of any molecule is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules, है ना? ये तो होता है ना 6.023 into the power 23 molecules is equal to 22.4 लीटर at STP। ठीक है, तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल की, 1 मोल का मतलब होता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसका कह सकते हैं 1 मोल में 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या फिर 22.4 लीटर एट एसटीपी। ओके जी, बताएं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। द राइट आंसर इज 1 मोल, 1 मोल राइट आंसर है। तो 1 मोल में जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं 1 मोल में? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स बोल दो, या फिर इसमें एटम्स बोल दो, या आयंस बोल दो, सब एक ही बात है, ठीक है जी। और इसी को ही बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, इसी को ही क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। इसको Na से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, Na से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सैटेलाइट है गोइंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट लॉसेस सम एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस करता है। इट्स स्पीड v एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज d। कब ये एनर्जी को लॉस कब करेगा? बस एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जैन बच्चों, मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब ये सैटेलाइट अपनी एनर्जी को लॉस कब करेगा? एनर्जी को लॉस तब करेगा जब ये अपने ऑर्बिट को और थोड़ा छोटा कर देगा। जब इसकी ऑर्बिट और छोटी होगी, भाई एनर्जी को लॉस कब करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा, लॉस करके अपने ऑर्बिट को छोटा कर देगा और तेज तेज घूमना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब जैसे ही इसकी ऑर्बिट छोटी होगी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ जैसे जैसे डिक्रीज होगा, इसकी स्पीड वैसे वैसे इंक्रीज करेगी। ये आप जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं, बताइए। आप जानते होंगे सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो अर्थ अगर सन के करीब होता है तो उसकी स्पीड उस टाइम बढ़ जाती है, और जब अर्थ सन से दूर होता है तो उस समय इसकी स्पीड कम हो जाती है। जब अर्थ सन के करीब होता है तो उस समय जाड़े का मौसम होता है, और जब सन अर्थ से दूर होता है तो उस समय गर्मी का मौसम होता है। कैप्लर्स थर्ड लॉ, बिल्कुल शानदार वाली बात बोली है, कैप्लर्स थर्ड लॉ, वेरी गुड। चलिए
यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा ना। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ ये बोलता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे जैसे आर मतलब होता है अर्थ से इसकी रेडियस जैसे जैसे कम होगी, यहाँ पे डी का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर प्ले कर रहा है। आर जैसे जैसे कम होगा इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, कम। और जैसे ही पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कम होगा इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया। होप्स हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये एनर्जी को लॉस कब करेगा, जब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज करेगी, और जैसे ही डिक्रीज करेगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस डिक्रीज करेगी डिस्टेंस और स्पीड इंक्रीज करेगी ड्यू टू द कैपलर्स थर्ड लॉ। ये तो समझ में आ गया ना भाई। आर जैसे डिक्रीज करेंगे टी डिक्रीज होगा, और आपको पता है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी। वी होता है स्पीड, और टी आपका जैसे जैसे डिक्रीज करेगा स्पीड वैसे वैसे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बेहतर है। तो इसका मतलब डी विल, अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, डी विल इंक्रीज, वी विल इंक्रीज, डी विल इंक्रीज, वी विल डिक्रीज, डी विल डिक्रीज, वी विल इंक्रीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट, अभी बताया मैंने। फिफ्थ का सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिफ्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस बात का एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। अगर सन के चारों तरफ, अगर किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मान लीजिए अगर अर्थ घूम रहा है, मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है, फिर कुछ देर के बाद अर्थ यहाँ पर आ गया। जब अर्थ यहाँ पे होता है तो इसकी स्पीड इस टाइम क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। और जब अर्थ यहाँ पे होता है तो इस टाइम इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जब अर्थ यहाँ पे होगा, ये क्या है अर्थ, जब अर्थ यहाँ पे होगा तो कौन सा मौसम आएगा, विंटर सेशन होगा, विंटर। याद रखिएगा ठंड का सेशन आता है। और जब अर्थ सन से दूर होगा तो ये क्या होगा, समर, समर वेकेशन, गर्मी का सेशन आता है। याद रखिएगा गर्मी कब पड़ती है, जब अर्थ हमारा सन से दूर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ सन की पूरी पूरी रेस इस पे बढ़ती है, और यहां पे ऐसा क्या होता है, पूरी पूरी रेस सन पे नहीं बढ़ पाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेस, अगर डैम में जो पानी भरा होता है, जैसे मान लीजिए आपका डैम है, बहुत बड़ा डैम है, मान लीजिए बहुत बड़ा डैम है, और इस डैम में लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और किसी डैम में अगर पानी भरा होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए एक पानी भरे डैम में कौन सी एनर्जी होती है। गुंजा भट्ट जी का आंसर सबसे पहले आया, आकांक्षा का उसके बाद आया, प्रीति गंगवार जी का उसके बाद आंसर आया। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आप लोगों ने। देखिए सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, अभी तक और किसी का आंसर नहीं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ 3 को छोड़ के। वैभव यादव जी का भी आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आसान है, इजी है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे टीजीटी साइंस में, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सब तभी आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा, तैयार होगा, तैयारी अच्छे लेवल की आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसकी डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आकांक्षा जी का आंसर सबसे पहले आया, उसके बाद प्रीति गंगवार जी का आंसर आया है, आकांक्षा सिंह जी का आंसर उसके बाद आया। बहुत ही बेहतर आंसर, वेरी गुड भाई। सब रिप्लाई करें, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सब रिप्लाई करें, सब आंसर मार्क करें, भले ही आपका गलत हो कोई बात नहीं,
लेकिन अभी तक आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स किया है 90% आप लोगों का आंसर सही है, 90%। तो देखिए, हम आपको नाराज बिल्कुल नहीं करेंगे और मैं आपके ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एटॉमिक स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 8, गुंजावन 8 कहां से आ गया? 8 तो मैंने भी दिया ही नहीं। चलिए, गुंजा जी, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख दिख गया क्या? मैंने तो क्वेश्चन नंबर 8 तभी लगाया ही नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कहां से आ गया? बताइए, बैठिए। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपने आंसर दे दिया, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लगाया ही नहीं। चलिए, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। फिर से क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है, इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जीरो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी। बड़ी तेज आंसर दिया है आकांक्षा सिंह जी ने, बहुत तेज आंसर दिया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया। गुंजा भेट जी का भी आंसर आ गया, वैभव यादव जी का भी आंसर आ गया। चाय बहुत बढ़िया है। शाम का टाइम हो रहा है और चाय पीने की तो मेरा बहुत मन कर रहा था, और चाय मिल भी गई। आप लोग भी चाय पी लीजिए। अरे सिर्फ पढ़ाई मत किया करिए भाई, खाते पीते रहा करिए, चाय वाय पीते रहा करिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। बात आती है कैसे, सर ये कैसे हो गया? देखिए, ये ऐसे हो गया, अगर कोई कण है, अगर कोई पार्टिकल है, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ अगर ये घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस कण पे अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब कोई कण इस पॉइंट पर होगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है एफ डॉट डी, और ये हो जाएगा एफ सी डी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे बात आ गई, थीटा क्या होता है? थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वर्क डन 0 है तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई कण यूनिफॉर्म मतलब एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड। पूछा जाए लीनियर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पूछा जाए लीनियर पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पूछा जाए लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। तो आप क्या बताएंगे? लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। आपसे पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताइए, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप क्या बताएंगे? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मनीष कुमार जी कह रहे हैं टीआरई 3.0 टीजीडी साइंस बीसी मेल 81 नंबर
है क्या चांस ये है सर? अरे एकदम चांस है, बी पॉजिटिव, एकदम चांस है। ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आएगा, बी रेडी। मिठाई खाने आप आएंगे, मुझे मिठाई खिलाने के लिए तैयार हो जाइए। ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आएगा उस दिन आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। कृतिक गंगवार जी, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, आप जाइए, अगर कोई काम है तो उसको आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया। तो अगर वर्क जीरो है तो वर्क जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों हो गई? अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होता है। और अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है? इसलिए कंजर्व नहीं है कि लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। और मोमेंटम के फॉर्मूले में वो होता है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम सर कांस्टेंट क्यों है? और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। अब बात आती है कि सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों है? अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जो कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी की कांस्टेंट होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट लीनियर वेलोसिटी की कांस्टेंट नहीं होने की वजह से मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप सो कि यहां तक समझ में आ गया होगा। सो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट? जीरो। वर्क डन इन द सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। अगर आपका आंसर जीरो है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताइए जी, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following gases produces a red light when electricity flows through it? इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो प्रोड्यूस करता है रेड लाइट when electricity flows through it? अरे आपकी मेहनत है मनीष कुमार जी, आपकी मेहनत है, आपकी लगन, आपकी कंसिस्टेंसी है, आप लगातार लगे रहे तैयारी में, इस वजह से आपका सिलेक्शन मुमकिन हो सका। और मैं कामना करता हूं कि आप इससे भी ऊपर जाएं, आप पीजीटी भी क्वालिफाई करें। यहां तक रुकने की जरूरत नहीं है, आगे पीजीटी का भी आप अप्लाई करिएगा। आकांक्षा जी ने आंसर दिया है नियॉन गैस। सबसे तेज आंसर आकांक्षा जी का ही आता है। आकांक्षा जी, आप बहुत दिन से गायब थी। When electric current passes through the gaseous medium, आयनाइजेशन अकर्स। और आयनाइजेशन होने की वजह से डिस्चार्ज होने लगता है, याद रखिएगा, डिस्चार्ज होने लगता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो आपको अलग अलग कलर की लाइट रेस दिखाई देती है। जैसे नियॉन कलर की केस में कैसी लाइट रेस दिखाई देगी? रेड कलर की लाइट रेस दिखाई देती है इन केस ऑफ नियॉन। अगर नियॉन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमें किस कलर की लाइट रेस दिखाई देगी? रेड कलर की लाइट रेस दिखाई देगी। देखिए मैं ढेर सारा लेकर आया हूँ, तो मैं आप सोच रहा हूँ मैं आपको लिखवा दूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, मुझे हालांकि याद नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप एक काम करिए, मतलब ये गैस है और गैसेस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आयनाइजेशन की वजह से इसमें कौन सी लाइट निकलती है वो थोड़ा सा लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ गैस और कलर्स, कलर ऑफ लाइट, किस कलर की लाइट निकलती है ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन की पहले बात करें, पता है आप लोगों को हाइड्रोजन? चलिए हाइड में बता देता हूं, ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट, अरे भैया, ब्लू वायलेट कलर की लाइटें निकलती है जब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो, ठीक है ना।
ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इसको याद रखिएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हीलियम, हीलियम के केस में बताइए, पिंक ऑरेंज, पिंक ऑरेंज। मैं इसको लिख कर आया था, मैं इसको घर से लिख कर आया था कि गैसेस और कलर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, किस गैस से कौन सी लाइट कलर निकलती है। नियॉन तो आपने बता ही दिया, नियॉन होता है रेड कलर की लाइट रेस निकलती है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो आर्गन, वॉयलेट, क्रिप्टन, आप ये लिख लीजिए, क्रिप्टन में लेवेंडर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। अच्छा जी, मरकरी, मरकरी में ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। और है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, एक है जिनॉन। जिनॉन गैस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ब्लू कलर की लाइट रेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से वाटर, वाटर वेपर मान लीजिए, वाटर में वेपर पिंक, वेपर पिंक। ठीक है जी, समझ में आ गया। इस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुंजा भट्ट जी कह रही हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टीचर्स एकेडमी इंस्टीट्यूट पे मिलेगी, या तो आपने वो बार कोड स्कैन किया होगा जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसकी पीडीएफ वहां पे मिल सकती है आप लोगों को। बार कोड स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रोसेस से ये सारी कलर्स की आपको मिलती हैं। अब इसमें से कोई एक पूछ लेगा तो बता दिएगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया आप लोगों ने। नियॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फंक्शन ऑफ एमसीबी, द फंक्शन ऑफ एमसीबी इज क्लोज टू द फंक्शन ऑफ स्विच, फ्यूज, अर्थ वायर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, MCB is close to the function of switch, fuse, earth wire, more than one of the above, none of the above। MCB का फंक्शन किसके फंक्शन के समतुल्य है? स्विच के, फ्यूज के, अर्थ वायर के, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का। अरे कुंजा भट्ट जी कह रही हैं 10th का ए। नहीं भाई, फ्यूज, ये फ्यूज के बराबर होता है। जो काम फ्यूज का होता है वही काम एमसीबी का होता है। एमसीबी इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ फ्यूज। फ्यूज बहुत पुराने जमाने में यूज होता था ना, अब तो एमसीबी यूज होता है ना। और दोनों का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें अगर मान लीजिए सर्किट में अगर करंट लिमिट से, अगर परमिसिबल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाती है, तो इस एमसीबी से करंट जब पास करेगी तो इसमें एक बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल लगा होता है, मेटल लगा होता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट कर जाता है। और हाई करंट, इसमें से जितनी हाई करंट जाएगी, तो जैसी हाई करंट जाएगी उसमें से एक मटेरियल लगा होता है बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का, और जैसी करंट वायर, करंट उसमें से फ्लो करेगी, वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट क्लोज, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही सर्किट ब्रेक करेगा, पूरे सर्किट में करंट ब्रेक हो जाएगी और किसी भी अप्लायंस में करंट नहीं जाएगी। तो मतलब अगर किसी हाउस होल्ड में या किसी घरों में अगर एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एमसीबी क्या होती है, गिर जाती है। और फ्यूज का तार, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में फ्यूज का तार ऑटोमेटिक टूट जाता था। इससे क्या होती है, घरों में करंट आगे फ्लो नहीं होती और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी घर में अगर फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है ना। पुराने ज़मानों में फ्यूज़ वगैरह ऐसे बन जाते थे, कभी कभी पता चला लाइट बहुत ज़्यादा करंट की आ रही है और फ्यूज़ का तार टूटा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जल जाते हैं। जैसे एसी जल गया, जैसे हाई वोल्टेज आ जाता था ना, कभी अचानक अचानक हाई वोल्टेज आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जल जाते हैं। जैसे प्रेस जल गई, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन जल गई, टीवी जल गई, या कुछ भी जल गया,
तो एमसीबी के आने से क्या होता है, ऑटोमेटिक स्विच गिर जाता है और आपकी करंट वहीं बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, 10th का भी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, What will happen when a magnet is taken toward a circular coil? अब एक सर्कुलर कॉइल में अगर हम मैग्नेट को आगे की तरफ लेके जाएंगे, मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है और आपने एक मैग्नेट लिया है और इस मैग्नेट को आप आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। अगर किसी मैग्नेट को आप सर्कुलर कॉइल, हेलो 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 हेलो, ओके, नाउ ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? नाउ अब आवाज आ रही होगी, परफेक्ट, अब आवाज आ गई होगी। अरे अब आ गई, अब आवाज आ गई। अरे अब तो आ गई। ओहो, एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है, ठीक है जी, चलिए। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन दे दिया गया, अगर टीजीटी साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा क्वेश्चन दे देंगे तो आपको पता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना? तो कौन सा क्वेश्चन दे देगा हमें नहीं पता चल पाएगा, तो आपको जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप? जब बारिश की वर्षा होती है तो इसकी बूंदों का जो आकार होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। क्यों होता है? इसका रीजन हो सकता है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हिंदी बोलते हैं पृष्ठ तनाव, या क्रिटिकल फिनोमिना, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी। बहुत तेजी से आंसर दिया है आकांक्षा जी ने, फिर गुंजा भट्ट जी ने, फिर नसीम खान ने आंसर दिया है, और आप तीनों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही शानदार आंसर दिया है आप लोगों ने। सरफेस टेंशन इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है जी, चलिए बढ़िया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन? इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का कौन सा एग्जाम्पल है? आपके सामने देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, फ्री फॉलिंग बॉडी, मूवमेंट ऑफ फैन, पंखे का घूमना, अ रोलर कोस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मूवमेंट ऑफ फैन, अ रोलर कोस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बहुत ही आराम से आंसर दीजिएगा, सोच समझ के। सबसे पहले आंसर आया है आकांक्षा सिंह जी का 13 का सी। ओके, लेट्स सी बाकी और लोगों का आंसर देख लेते हैं।
जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सबको आंसर करना है भाई, सब आंसर किया करिए आप लोग। गलत करिए सही करिए कोई दिक्कत नहीं, अरे गलत हो जाएगा, कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत है। गुंजा का भी आंसर 13 का सी है। देखिए आकांक्षा और गुंजा भट्ट ने जो आंसर दिया है, बाकी और किसी का भी आंसर नहीं आया। इतना समय लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बाकी आप बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कब करेंगे। रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर में क्या होता है, इसकी स्पीड कोई फिक्स नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होती है, इसलिए इसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म में आता है। किस में आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में आता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में इसका एग्जाम्पल आ जाता है रोलर कोस्टर का, याद रखिएगा। और सही आंसर है, आंसर किसने सही दिया है, सबसे पहले आकांक्षा ने दिया है, देन गुंजा भट्ट जी ने दिया है, बहुत ही बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 14। एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए गुरुजी, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है। नसीम खान ने आंसर दिया है 13 का डी। भैया 13 का डी आंसर दे दिया, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों भैया नसीम जी, मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों, आपने मोमेंट ऑफ फैन को भी इंक्लूड कर लिया है क्या। मोमेंट ऑफ फैन इज द यूनिफॉर्म एक्स रिलेटेड मोशन है ना। अनसडन इसकी वेलोसिटी थोड़ी होती है, एक सडन इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होती है ना, मेरे धीरे धीरे होती है स्पीड, तेज 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 तेज, फिर तेज होता है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड हो जाती है। ठीक है जी, तो हाँ बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, व्हिच ऑफ सर। देखिए यूपी टीजीटी का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, मतलब ये तो मैं बीपीएससी, देखिए मैंने ऊपर नोट आपका थंबनेल में ही लिखा होगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, ये यूपी टीजीटी वालों के लिए नहीं है। यूपी टीजीटी का जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, वो बढ़ जाता है लेवल। ओके बताइए, आंसर मार्क करिए फटाफट से। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, converts electric energy into mechanical energy, provides a constant potential difference, more than one of the above, none of the above। आप यूपी टीजीटी साइंस के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन भी अगर आ गया यूपी टीजीटी में, मैंने बोला था कि स्तर की बात होती है, एक लेवल की बात होती है, ये लेवल यूपी टीजीटी का नहीं है। पीपीएससी टीआरई 4.0 का हो सकता है, यूपी टीजीटी का एक अच्छा लेवल होता है, लेकिन अगर आप इस सारे क्वेश्चंस का आंसर सही मार्क कर रहे हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर मार्क सही कर लिया है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता हो इस 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आ जाएं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। सो द राइट आंसर इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर का काम यह होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर, एक ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करता है 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर। हाँ, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर। चलिए चलिए करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दे रहा है उसको समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 1/3 पार्ट अंदर है, तो मान लीजिए इसका 1/3 पार्ट अंदर है, ये वाला पार्ट इसके अंदर है,
और इसका अगर हम वॉल्यूम मान लें वी नॉट, कितना मान लें वी नॉट, तो वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना है भैया, वी नॉट बाय 3, है ना, 1/3 वॉल्यूम है। आगे पढ़िए, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज n टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज n टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये कंडीशन आपको दी गई है। अब आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बताइए कैसे करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाइए। क्या कहता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जब किसी वस्तु को पूर्णतः और आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव में डुबोने पर जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है ना, यही तो बताता है ना, जितना वॉल्यूम आप इमर्स करेंगे उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अब वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड इन लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए फटाफट से कैसे करेंगे। आंसर उन्होंने दिया है 15 का बी, नसीम खान जी का आंसर आया है 15 का बी। चलिए वैभव जी ने आंसर दिया है 1/6। अलग अलग आंसर आ रहा है भाई आप लोगों का। कहाँ गड़बड़ी हो रही है आप लोगों की। अब एक बताइए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाइए फटाफट से। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाइए। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायंड फोर्स, है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायंड फोर्स, बायंड फोर्स। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पी नॉट डी नॉट रो वी जी, कुछ याद है, रो वी जी। अब यहां पे हम वी नॉट डी नॉट जी ले लेते हैं। वी नॉट क्या है, वॉल्यूम, डी नॉट क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटी। और बायोंड फोर्स में हम लिक्विड की अब बात करेंगे तो क्या होगा, वी एफ रो एफ जी। कितना आसान है। अब यहां से क्या क्या कट गया, देखो जी से जी कैंसिल हो गया, वी नॉट डी नॉट बराबर वी एफ पी एफ आ गया। अब यहाँ पे जो कंडीशंस दे रही है कम से कम वो कंडीशन रखो। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, देखो डी नॉट इज इक्वल टू एन डी डब्ल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होगी वो किसकी डेंसिटी के बराबर है, वाटर की डेंसिटी के एन टाइम्स से। तो आप डी नॉट की जगह पे क्या लिख दो, एन टाइम्स ऑफ रो एफ लिख दो, ये तो दिया गया है, पी एफ रो एफ। अब यहाँ से जो जो कट्टा कुट्टी हो रही है उसको काट दो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब वी नॉट, अब आपका क्या बचा, आपका बचा एन वी नॉट इज इक्वल टू वी एफ। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है जरा देखो, ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम अंदर है, 1/3 वॉल्यूम अंदर है। कितना वॉल्यूम है, 1/3 वॉल्यूम अंदर है, ठीक है। बायंड फोर्स कितने वॉल्यूम पे लगेगा, ये बताइए, बायंड फोर्स कितने वॉल्यूम पे लगेगा, पूरे वॉल्यूम पे लगेगा कि जितना पार्ट पानी के अंदर है उतने पे लगेगा। तो जितना पार्ट पानी के अंदर होता है इसी पे तो बायंड फोर्स लगता है ना, बायंड फोर्स इसी पे तो वर्क करेगा, ठीक है। तो बायंड फोर्स जिसमें वर्क कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, वी एफ, और वी एफ बराबर कितना है, वी नॉट अपॉन 3। यहां से वी नॉट कैंसिल, एन बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। बताइए हो गया। कितना कितना आंसर है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसका आंसर ऑप्शन बी आया है, 1/3। वैभव यादव जी का आंसर सही है, नसीम खान का आंसर ठीक है, आकांक्षा सिंह का आंसर ठीक है। समझ में आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑब्जेक्ट इज बायंड फोर्स। चलिए जी, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखिए जरा। अ 2 to 1 thrust decreases can be achieved using dash in a liquid propellant rocket engine. A 2 to 1 thrust decreases can be achieved during using dash in a liquid propellant rocket engine. Throttle valve, gas pressure, field system, spark igniter, more than one of the above, none of the above. बताइए। Two to one thrust decreases can be achieved using dash in a liquid propellant rocket engine. बताओ भैया फटाफट से। थ्रोल्ड वॉल्व, याद रखिएगा। थ्रोल्ड वॉल्व क्या होता है? इट कंट्रोल द मास एनर्जी रेट, याद रखिएगा, मास फ्लो रेट। टू कंट्रोल द मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कंट्रोल करता है बाय डिक्रीजिंग थ्रस्ट को डिक्रीज करके मास फ्लो रेट को कंट्रोल करता है कौन? थ्रोल्ड वॉल्व। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। मे बी ए, बिल्कुल सही। आकांक्षा जी का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, मे बी ए, और मे बी का आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए भाई क्या कह रहा है। मोशन ऑफ अ टाइट थ्रेड व्हेन स्ट्रेच एंड लेफ्ट विल बी, मोशन ऑफ अ टाइट थ्रेड व्हेन स्ट्रेच्ड एंड लेफ्ट विल बी सर्कुलर, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक टाइट थ्रेड को पकड़ के छोड़िए तो उसका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर हो जाता है, वाइब्रेशन होता है, रोटेशनल होता है, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही आसान है, बताइए भाई फटाफट से। 17 का बी एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, वर्क इज बेस्ट डिफाइंड एज, कार एक डिफाइंड है। वर्क हैज ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, वर्क हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए फटाफट से। वर्क इज बेस्ट डिफाइंड एज, वर्क हैज ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, वर्क हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्क सॉरी, माफ करिए, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी। 18 का बी, आकांक्षा सिंह जी 18 का बी कहां से दे दिया आंसर भाई आपने? 18 का सी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ नेक्स्ट, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। इको सुनने के लिए, अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए साउंड के बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब आप बोल रहे हैं और बोलने के बाद जब आपकी ध्वनि टकराकर आपके पास वापस आ रही है तो आपके बोलने और उसी ध्वनि के सुनने के बीच में, मतलब आपने ध्वनि बोली और उससे पहले की ध्वनि जो आपने सुनी, उनके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, कितने समय का डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपको इको सुनाई पड़े, अपनी प्रतिध्वनि सुनाई पड़े? तो याद रखिएगा 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए टू हियर एन इको, टू हियर एन इको। इको सुनने के लिए इसको हम प्रतिध्वनि भी बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना समय होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। और मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 17.2 की डिस्टेंस होनी चाहिए। सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर के बीच में डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए मिनिमम। चलिए, बहुत ही बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग इन हाउस, हाउस में जो अर्थिंग करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एज लो रेसिस्टेंस एज पॉसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट टू द ग्राउंड, टू प्रोवाइड एज हाई रेसिस्टेंस एज पॉसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट टू द ग्राउंड, टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज टू द इक्विपमेंट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी फटाफट से।
अरे वर्क सिर्फ हैज मैग्नीट्यूड, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना भैया, W बराबर होता है F डॉट एस एफ डी। तो भाई ये वेक्टर है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, स्केलर होता है ना ये। तो स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कहाँ होती है, इसलिए इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बताइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग इन हाउस, हाउस में अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत ही बेहतर आंसर दिया है आकांक्षा सिंह जी ने, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, टू प्रोवाइड एज लो एज रेसिस्टेंस एज पॉसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट टू द ग्राउंड। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का, तो बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों ने किया। सारे जितने व्यूवर्स देख रहे थे सबने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस किया। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है स्वतंत्र बैच, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संस्था का नंबर आप जानते ही हैं, आप देख लीजिएगा आगे मैंने जो स्लाइड लगाई थी उस स्लाइड में संस्था का नंबर होगा। तो फिर ठीक है, अब लगातार हमारा 2-4-5 दिन टीजीटी साइंस, बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस किस तरह से प्रैक्टिस साइड आएंगे, वो भी फिजिक्स के आएंगे। उसके बाद मैं पीजीटी का भी लेकर आऊँगा, पीजीटी फिजिक्स का भी मैं लेकर आऊँगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।